साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस 2 दिन की कामयाब हड़ताल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। न केवल चंडीगढ़ में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही कामयाब इस हड़ताल के लिए सभी लोग पूर्णतः मुबारकबाद के हकदार हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये 2 दिन की हड़ताल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस दिन भी बजट के अंदर बैंकों के निजीकरण की बात की थी, यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियंस ने उसी दिन ये निर्णय लिया। 1 तारीख को बजट पेश हुआ, 4 तारीख को पूरे देश भर के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज की गई, जिसके तहत की सरकार को ये संदेश दिया गया कि आपकी ये पॉलिसी बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि एक ही कारण है कि ये पॉलिसी किसी भी तरीके से हमारे देश के हित में नहीं है। ये पॉलिसी किसी भी तरीके से हमारे देश की 135 करोड़ पॉपुलेशन के हित में नहीं है। आज भी अगर हम देख रहे हैं, पीछे भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि प्राइवेट बैंकों का आधार क्या रहा है, किस तरीके से एक के बाद एक प्राइवेट बैंक ताश के कार्ड्स की तरीके से गिरते आ रहे हैं। इन्हें बचाने का काम हमेशा से पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया है। आज तक जब भी सरकार की प्राइवेटाइजेशन की बात आती थी, मर्जर की बात आती थी, तो एक ही उनका कारण हुआ करता था कि भाई ये इंडस्ट्री प्रॉफिट में नहीं है, हम इसे ज्यादा दिन तक बाहर से ऑक्सीजन दे के जिंदा नहीं रख सकते। लेकिन इस बार तो छोड़ो, पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा, मोस्टली बैंकों ने, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है। और जहां तक एनपीए का सवाल है, ये सरकार उस बात के लिए खुद ही मानती है कि ये एनपीए की अगर कोई जिम्मेवार है तो ये प्रीवियस सरकार है। अगर सरकार जिम्मेवार है तो क्यों बैंकों के निजीकरण की बात की जा रही है? अगर ये बैंक आज की डेट में प्रॉफिट अर्न कर हमें दे रहे हैं, आज भी सरकार को एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट डिविडेंड के रूप में बैंकों से दी जा रही है, जितना कि शायद उन्होंने टोटल कैपिटल भी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं डाली हो। तो कारण क्या है? कारण है कि सरकार को पैसे चाहिए। उनका ये कहना कि हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ये कहना कि ये 4 भी हो सकते हैं। और जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि कौन से बैंकों को आप प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि आप छोटे बैंकों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा टारगेट जो डिसइन्वेस्टमेंट का है पूरा नहीं होता तो हम बड़े बैंकों को भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का मंशा क्या है। ये नहीं है कि ये बैंक सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये नहीं है कि ये बैंक प्रॉफिट दिखाएगा या नहीं। हमें हर एक चीज को बेच देना है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। 2 लाख करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है, उसे उन्हें पूरा करना है। उसके लिए चाहे छोटे बैंक बिक जाएं, चाहे बड़े बैंक बिक जाएं, चाहे स्टेट बैंक जैसा एक बड़ा बैंक भी बिक जाए, तो इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, जो हमने हालत पीछे देखे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंकों के रहे हों, कोऑपरेटिव बैंकों के रहे हों, किस तरीके से उन बैंकों में जहां कुछ ही 1000 करोड़ रुपया पब्लिक का जमा था, किस तरीके से सड़कों पर पब्लिक रो रही थी कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अगर ये बड़े बैंक जिनके अंदर लाखों करोड़ रुपया जमा है, इसे अगर किसी प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया
तो आम आदमी का क्या होगा? पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने सरकार के भरोसे इन बैंकों में जमा की। अगर ये बैंक पूंजीपतियों के हवाले कर दिए जाते हैं, जो कि आज की बैंकों के अंदर एनपीए के जिम्मेवार हैं, तो उन्हें वो पैसा सिर्फ अपने आप को फ्लरिश करने में इस्तेमाल करना होगा। एक आम आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला। आज भी हमारे सामने प्राइवेट बैंकों के उदाहरण हैं। मिनिमम बैलेंस चाहिए 10,000 रुपया। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में 135 करोड़ से ऊपर जो बैंकों में जाकर मिनिमम 10,000 रुपए से बैंक का खाता खोल सकते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं जो जीरो बैलेंस से बैंकों के अंदर खाते खोलते हैं, जो सरकार की सारी पॉलिसीज को आम आदमी तक लेकर जाते हैं। आज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि कोरोना के अंदर हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की है, करप्शन खत्म हो गई है। ये भूल गए ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी पब्लिक सेक्टर बैंकों के थ्रू ही पॉसिबल हुई है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों के थ्रू नहीं। करप्शन को हटाने की बात हो, डीमोनेटाइजेशन को कामयाब करने की बात हो, जनधन योजना में 30-35 करोड़ अकाउंट खोलने की बात हो, कैश किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक लागू नहीं कर रहे? ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंकों में लागू नहीं होती। आज भी अगर हम देखें लेह लद्दाख द्रास कारगिल, हम अगर चले जाए उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो डिफिकल्ट जगहों पर जाकर कौन ब्रांचेस खोल रहा है? ये सिर्फ आप ही लोग जाकर उस एरिया में, उस माहौल में काम कर रहे हैं। कितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने जाकर वहां ब्रांचेस खोली है? हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अरे फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर पॉसिबल हो पाया है तो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आज भी अगर हमें पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से आम आदमी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, आम आदमी को बैंकों से सस्ते पर कर्ज मिल रहे हैं। आज भी आप उठाकर देखिए, हाउसिंग लोन का जो ब्याज की दर होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितनी होगी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कितनी होगी। आज अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक ना रहे, ये कलेक्टर ना रहे, तो आम आदमी को कितने % पे इन प्राइवेट सेक्टरों से लोन लेना पड़ेगा? वही पूंजीपतिवाद जो 1969 से पहले हुआ करता था, एक बार फिर इस हिंदुस्तान में छा जाए। तो साथियों, ये हमारे सबकी जिम्मेवारी है कि इस ड्रैकोनियन क्लास का जो ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें इस देश के हर एक नागरिक को बताना होगा, हमें अपने कस्टमर्स को सुझाना होगा कि अगर ये तरीके से सरकार को नहीं रोका गया, इन पॉलिसीज को ड्रॉप करने के लिए उन्हें विवश नहीं किया गया, तो किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या हालात बन जाएंगे और उनका जो लाखों करोड़ रुपया आज बैंकों में जमा है, उस पैसे का क्या हालत होगी। बैंकों में उनका लाखों करोड़ रुपया जमा जरूर होगा, लेकिन खाने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं होगा। अपना ही पैसा होते हुए भी सभी नागरिक एक भिखारी का रूप ले लेंगे। तो साथियों, ये नहीं है कि ये सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों के रोल को नहीं जानती, इनके कंट्रीब्यूशन को नहीं जानती। चाहे अगर हम पिछले 50 सालों में उठाकर देखें, हरित क्रांति, सफेद क्रांति, कितना ही कुछ अगर इस देश ने पाया है, देश ने उन्नति की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से। तो साथियों, ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ के ऊपर आज हम खड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना, पहले बैंकों को मर्जर करके हम बड़े बैंक बनाना चाहते हैं और अब बड़े बैंकों को बेच करके हम पैसा चाहते हैं और उसे हम प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। अगर हम देश के अंदर देखें कि क्या हमारा देश इस प्राइवेटाइजेशन को अफोर्ड कर सकता है? आज भी अगर हम अमेरिका में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाएं, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जाओ, कहीं भी देखो प्राइवेट के बैंक रोज 2, 4, 5, 10 डूब जाते हैं। उसे कौन सर्वाइव कराएगा? अरे उस देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी है, हमारे पास क्या है? आज आदमी पूरी जिंदगी भर मेहनत करके जो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है उसे बैंकों में इस आशा के साथ जमा करता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमें ब्याज चाहिए, हमें रोज रोटी खाने के लिए अगर पैसे चाहिए तो इन बैंकों के थ्रू हमें मिल जाया करेंगे। लेकिन अगर ये बैंक ही ना रहे
तो इनके पैसे का क्या होगा? ये एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। हम इस बात को अगर भूल भी जाएं कि आज के दिन में भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही है जो नौकरियां लोगों को दे रहे हैं। आज भी अगर भारतवर्ष में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बावजूद भी हर साल बैंकों में भर्ती हो रही है, लोग कुछ ना कुछ बैंकों में आ रहे हैं, लेकिन अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उस एम्प्लॉयमेंट का भी क्या होगा? आज हम लोग जरूर हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन क्या हमें माफ कर पाएगी? क्या वो नहीं सवाल पूछेगी कि अरे भाई, जब ये प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था तो आपने एज ए ट्रेड यूनियन क्या काम किया? यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियंस, जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि हम सिर्फ बैंक के एम्प्लॉइज और अधिकारियों के वेज रिवीजन के लिए ही नहीं लड़ते, बल्कि उन पॉलिसीज के लिए भी जो हम महसूस करते हैं कि ये पॉलिसीज हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे देशवासियों के हित में नहीं है, तो हम यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियंस ने हमेशा से उसे अपोज किया है और आज भी हम अपोज कर रहे हैं। एफआरडीआई बिल को भी हम ही ने उठाया था, हमारी आवाज पब्लिक की आवाज बनी, इस सरकार को बाध्य होकर एफआरडीआई बिल को शाल करना पड़ा, जो कि क्लियर कट लोगों के पैसे पर हाथ डाल रहा था। आज भी उससे सीरियस कंडीशन देश में आने जा रही है साथियों। तो हम सब लोगों का एक ड्यूटी बन जाती है कि किसी भी तरीके से हम अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी को जागरूक कर सके, उसे बताया जा सके कि ये प्राइवेटाइजेशन कोई आम प्राइवेटाइजेशन नहीं है जिससे कि हमें खुश होना चाहिए। रादर ये प्राइवेटाइजेशन आपकी जिंदगी भर की पूंजी को ले उड़ने वाली प्राइवेटाइजेशन। तो एक बार फिर आज हमने पूरे देश के अंदर ये हड़ताल की थी, कल भी हड़ताल रहेगी। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि शायद भारत सरकार की ऊपर को जोर लेंगे, वो आगे आए, आकर आगे बात करें। लेकिन सीएलसी के पास भी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी उनका कोई रुख बहुत पॉजिटिव नहीं था। उनका एक ही बात कहना था कि ये स्ट्राइक प्रीमेच्योर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक बैंकों के नाम नहीं बताए। मैंने उस मीटिंग में भी कहा था, अगर भारत में 12 बैंक हैं तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियन ये कह रहा है आपको कि आप 4 बैंकों को प्राइवेटाइज कर लीजिए। अरे कोई भी बैंक हो जिसे आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम उन बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। तो आज भी कल भी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल से इस सरकार को हम जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बैंक के कर्मचारी और अधिकारी सरकार की इस मंशा में कभी उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। तो साथियों, 2 दिन की इस हड़ताल को जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर कामयाब किया है, इन स्पाइट ऑफ कोरोना, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने अपनी तनख्वाहें कटाई हैं, कल भी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इसी तरीके से भारी संख्या में आप यहां आइए, अपना रोष प्रकट कीजिए, ताकि ये सरकार बाध्य होके इस बात को समझ सके कि इन्होंने नादानी में जो निर्णय लिया है वो निर्णय किसी भी तरीके से इस देश के वासियों से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो साथियों, यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियंस की तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुली, जो भी प्रोग्राम यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियंस की तरफ से आएगा, आप पूरी जोश के साथ उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो अपनी इस नीति को शेल्व करे, छोड़ दे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हम सब लोगों के हित में नहीं है। इसके साथ ही मैं कुछ अब नारे भी देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप पूरे जोशो खरोश के साथ उन नारों का जवाब देंगे। यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार हाय हाय हाय, 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 हाय। बैनर्स ऊपर कर लीजिए। भारत सरकार हाय हाय हाय, 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 हाय। भारत सरकार हाय हाय हाय, 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 हाय 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 हाय, हाय, हाय।
हाय हाय भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। वरना करनी भरनी होगी। यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।